Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि एक बिजनेस को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स मनी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज़ अ स्मॉल स्केल बिजनेस और अ लार्ज स्केल बिजनेस, यू नीड कैपिटल, यू नीड फाइनेंस। मनी की ज़रूरत आपको होती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, बिकॉज अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस मीन्स मनी एंड money or funds required by the business to carry out its various activities is called the business finance। जितने भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कैरी आउट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है और उस पैसे को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब इसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं कि बिजनेस का जो फाइनेंस है उस फाइनेंस को आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, किस किस सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका सोर्सेज। अब सोर्सेज हम कैसे देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज़ कि जो कैपिटल हमें चाहिए होती है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है। फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई और आपका फर्नीचर और फिक्सचर हो गया, इन सबको परचेज करने के लिए जो कैपिटल आपको चाहिए होती है वो होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल ज़रूरी होती है और इसको एंटरप्राइज की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल है ये फिक्स्ड है, इसलिए ये बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्ट रहती है। अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अब जिसमें अमाउंट होती है फिक्स्ड कैपिटल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस साइज का है, स्मॉल स्केल पे किया है आपने, बहुत बड़े लेवल पर किया है, और नेचर क्या है बिजनेस का, मतलब किस चीज़ का बिजनेस है उस पर भी डिपेंड करता है। ये आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ ट्रेडिंग कंपनी कंसर्न में रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, जबकि जो ट्रेडिंग वाली होती है मतलब बाइंग और सेलिंग वाली जो आपकी बिजनेसेस होते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसी में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। तो मतलब अगर जो कैपिटल होती है, अगर कभी भी आपको पूछा जाए कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं, तो आप बोल सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं, यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। अब जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए होती है, बट जो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं ये करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक ऑफ मटीरियल, बिल्स, रिसीवेबल्स एंड फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट्स। मतलब कि वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में जो खर्चा होता है, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, टैक्सेस पे करना, रेंट पे करना, ये सब आपके आते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो मनी होती है वर्किंग कैपिटल की, ये शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट होती है मनी में, बिजनेस में, जबकि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती थी। टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज कंसीडर्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वाइल करंट एसेट्स इन एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज कंसीडर्ड एज नेट करंट एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका
अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब इसमें क्या क्या, इसमें भी सेम वही, साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। दोनों ही तरह की कैपिटल किस पर डिपेंड होती है कि नेचर कैसा है बिजनेस का, और बिजनेस किस साइज का है, स्मॉल स्केल पर है या लार्ज स्केल पर है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का। अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस कंसर्न में रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है उसमें कैपिटल कम लगेगी, वर्किंग कैपिटल कम यूज होगी एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो ये थे आपके वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब बिजनेस फाइनेंस है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्सेज मतलब कौन कौन से साधन हैं जिससे आप उनको अवेलेबल करा सकते हैं अपने पास। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, दैट मीन्स टाइम। पीरियड मतलब टाइम के बेसिस पर हो सकता है आपका। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से हो गए, वो सोर्सेज जो कि बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, मतलब 5 साल से भी ज़्यादा के लिए जो सोर्स जो हमें चाहिए होते हैं फंड्स, उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज। एंड इंक्लूड सोर्सेज सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं कि आप कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज को, शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू और लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है मीडियम टर्म। अब लॉन्ग टर्म हो गया बहुत लंबे टाइम के लिए, दैट मीन्स एक्सीडिंग 5 years, 5 years से ज़्यादा के लिए। मीडियम टर्म है जो 5 साल से कम के लिए है लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए। रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years, मतलब 1 साल से ज़्यादा का हो और 5 साल से कम का हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, इसी में ही आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में। थर्ड इज शॉर्ट टर्म पीरियड, रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 year। ओके, मतलब सिर्फ 1 year तक का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आता है सिर्फ आपका 1 year तक का। इसमें आपका एग्जाम्पल हो सकता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर्स, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेकेंड आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। अभी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जिसमें हमने 3 पढ़े, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। इसमें 2 हैं आपके, दो में कैटेगराइज किया गया है इनको 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल मतलब विद इन। तो इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कि आप जनरेट कर सकते हैं विद इन द बिजनेस के अंदर से ही। By accelerating collection of receivables, disposing of surplus, inventories and plowing back of its profits. ये सारे आपको वेज बताए हुए हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, जो आपके बिल रिसीव होने वाले हैं उनको कलेक्ट करके, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज एंड प्लोइंग बैक इट्स प्रॉफिट्स। तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस के अंदर के जो सोर्सेज होते हैं वो इंटरनल सोर्सेज होते हैं। कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ द बिजनेस, और ये जो सोर्सेज होते हैं ये सिर्फ कुछ लिमिटेड नीड्स को ही फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल कौन से हो गए, अब आउटसाइड द बिजनेस, मतलब सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, जो और किसी से हम फंड्स अगर रेज करें तो। When large amount of money is required to be raised, it is generally done through the use of external sources. जब हमें बहुत लंबी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ही हो सकती है। इंटरनल में तो नहीं हो सकती, बिकॉज बिजनेस के पास अंदर ही अंदर इतना पैसा तो नहीं है, तो इसलिए वो एक्सटर्नल सोर्सेज से होती है। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके आते हैं सप्लायर्स, लेंडर्स जो कि पैसा उधार देते हैं, और इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्टर्स के पास भी बहुत पैसा होता है। फिर इसमें आपका एक्सटर्नल फंड्स में भी कॉस्टली एज कंपेयर टू दोज रेज फ्रॉम थ्रू इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल फंड्स जब आप रेज करेंगे तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, खर्च ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज, क्योंकि इंटरनल में तो क्या ही करना है, अपने बिजनेस के अंदर से ही रेज करना है, जबकि उसमें इतने फंड्स नहीं होते, इसलिए हम एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं, बट एक्सटर्नल कॉस्टली होता है। ठीक है,
उसके बाद अब आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। फर्स्ट देखते हैं ओनर्स फंड्स, प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे कि आपको नाम से ही बताया जा रहा है, ओनर्स फंड मतलब जो ओनर का खुद का फंड है, मतलब जो ओनर प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका ओनर फंड, विच मे बी अ सोल ट्रेडर। अब वो जो ओनर है वो कौन कौन हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर को बोलते हैं, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल के अलावा क्या होता है, बीच बीच में बिजनेस में प्रॉफिट्स जो होते रहते हैं उनको वापस से इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस के ही अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुए तो चलो उसे घर पे ले जाके रख लो, नहीं, उसी कंपनी में उसी बिजनेस में उनको री इन्वेस्ट कर देते ताकि आगे और प्रॉफिट्स हो। द ओनर्स कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो ओनर होता है उसकी कैपिटल बहुत लंबे समय तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक फिक्स्ड रहती है, रिमेन मतलब रहती है बिजनेस के अंदर, एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। और ये रिफंड नहीं होती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस जब तक खत्म नहीं होता। अगर बिजनेस खत्म करना चाह रहे हैं तो एक बार को ये रिफंड हो सकती है। लास्ट पॉइंट इज issue of equity shares and retained earnings are the two important sources of owner where the owner funds can be obtained। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एग्जाम्पल है आपका कि कहाँ से आप ओनर्स फंड जनरेट कर सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, या तो इक्विटी शेयर्स को इशू करके, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो कि आप जब आपका बिजनेस चल रहा होता है तो कुछ आपकी अर्निंग होती है, सब कुछ दे दाने के बाद, मतलब सबको दे दो, जो भी आपका डिविडेंड देना है और बाकी जो भी एक्सपेंसेस करने हैं, जो बचता है रिटेन रहता है उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स कौन से होते हैं, जो कि हम बोरो करते हैं, बोरो मतलब उधार लेते हैं। अब उधार किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, द फंड्स रेज्ड थ्रू लोन्स और बोरोइंग्स। लोन्स के थ्रू, लोन्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप बैंक से ही लेते हैं लोन, कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं हमारे, उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ बोरोइंग, क्योंकि आपने उधार लिया है। प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब जो ये बोरोड फंड्स होते हैं ओनर के खुद के फंड्स तो नहीं हैं, तो इसलिए ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही मिलते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिलते। ऑन अ सर्टेन टर्म्स, इनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, एंड हैव टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। और जब जितने टाइम के लिए मिलते हैं, जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो इसको रीपे किया जाता है। ये नहीं है आपकी लोन लेके अपने पास रख लिया, ठीक है। लोन का प्रोसेस तो वैसे भी आप सभी को पता होगा, आपके पेरेंट्स से ही आपने सुना होगा, लोन लिया है किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपको आपके यूज़ में है, आपके हाउस होल्ड चीज़ों में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर्स ऑफ फॉर सच फंड्स। जो फंड्स उसने लिए हैं उसके लिए इंटरेस्ट पे करता है। कौन पे करता है, जो उधार लेता है। मान लीजिए मैंने आज कुछ पैसे उधार लिए हैं, उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फिक्स्ड रेट पे। नेक्स्ट है इंक्लूड लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। इसकी एग्जांपल है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट। ये याद रख लेना, ये पांचों के पांचों टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं बोरोड फंड्स के, ठीक है। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंस जो है बिजनेस का, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, डिटेल में हमने इस वीडियो में देख लिया। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं इस टॉपिक से, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से। तो वीडियो को एंड तक पूरा ही देखा हो, आई होप कि आप पूरा ही देखेंगे और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी न्यू टॉपिक्स पर, पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक्स पर। थैंक यू सो मच।